सो क्लास 10 स्टूडेंट, हम लोग तैयारी कर रहे हैं साइंस की सप्लीमेंट्री पेपर के लिए। और इसके लिए मैंने आपको एक वीडियो बनाया था इससे पहले, जिसमें मैंने 1 से लेके 5 लेसन तक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को टिक मार्क करवा दिया गया था। ठीक है, आज मैं आपको पहले तो 6, 7, 8, 9 लेसन करवाऊंगा और उनके जो क्वेश्चंस इस लेसन से आए हैं पहले वो बता दूँ आपको। आप एक काम कीजिए, पहले इसका ब्लूप्रिंट देख लीजिए बच्चों। तो ब्लूप्रिंट क्या है? लाइफ प्रोसेस जो है वो 9 मार्क्स का चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनमें से 3 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव्स। और ऑब्जेक्टिव के लिए हमारे इस चैनल पर हर लेसन का एक वीडियो बना हुआ है, तो आप उस वीडियो को देख लेना। हम कोशिश करेंगे कि वो वीडियो हम डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दें। और 2 मार्क का एक क्वेश्चन आना और एक क्वेश्चन 4 मार्क का। तो ये जो लेसन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसके अलावा कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में से सिर्फ MCQs आएंगे, तो इसके क्वेश्चन नहीं बताऊँगा। इसको आप हमारे MCQ वाले वीडियो से कंप्लीट कर लेना, बट इंपॉर्टेंट है। 3 मार्क्स का आ रहा है। और 7 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस 7 मार्क्स का आ रहा है। 5 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव है और एक 2 मार्क का क्वेश्चन है, बता दिया जाएंगे आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और हेरिडिटी इवोल्यूशन 4 मार्क का है, 2 OT हैं और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, पहले मैं आपको बता दूं कि पुराने कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस इनके ऊपर आए हुए हैं। तो बच्चों 2 मार्क के जो क्वेश्चन आए हैं लेसन 6 में से वो रहे ये। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं और स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं, मतलब व्हाट इज़ ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, और व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफिशियंसी ऑफ हेमोग्लोबिन इन आवर बॉडी। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस के आने के चांसेस तो बहुत कम बनते हैं बच्चों, फिर भी आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से। और इसके बाद लेसन 8 में से ये क्वेश्चन आया था 2 मार्क्स में से, वाई इज रिप्रोडक्शन एसेंशियल, रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों होता है। एंड डिफाइन द यूनिसेक्सुअल फ्लावर, मतलब एक लिंगी पुष्प की परिभाषा लिखिए। लेसन नंबर 9 जो था हमारा हेरिडिटी इवोल्यूशन, उसके अंदर से मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के ही क्यों यूज़ किया था। वाई डिड मेंडल चूजन द पी प्लांट फॉर देयर एक्सपेरिमेंट, ये आ चुका है। और व्हाट इज़ हेरिडिटी, ये भी क्वेश्चन पूछ चुके हैं। तो इनके आने के चांसेस कम बनते हैं, पर आप इनको एटलीस्ट कर लेना। ठीक है, याद कर लीजिएगा इन क्वेश्चंस को तो ज़्यादा इजी रहेगा। चलिए, तो अब मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर बता दूं। जो यहाँ मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा आपको, और मेरा मानना है कि क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, इनमें से ही कोई ना कोई क्वेश्चन आएंगे, तो आप इनकी तैयारी ज़रूर करना। ठीक है, जैसे कि अभी आपसे इस पुरानी एग्जाम में पूछा गया था व्हाट इज़ ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, हो सकता है इस बार हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन पूछ ले या दोनों का डिफरेंस पूछ ले। ठीक है, तो यहाँ पर 2 मार्क्स में आना है, तो ज़्यादा बड़ा तो करना नहीं है आपको। तो व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, मतलब ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में क्या डिफरेंस है। तो बच्चों देख लीजिए, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, द न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म और प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड ऑन देयर ओन, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। प्रिपेयर देयर फूड मतलब तैयार करते हैं अपना खाना, ऑन देयर ओन मतलब अपने आप से, इज कॉल्ड ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ठीक है बच्चों, और हेटेरोट्रोपिक में क्या होता है, द न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स कंप्लीटली और पार्शियली, या तो पूरी तरीके से या थोड़े बहुत तरीके से, पार्शियली यानी थोड़ा, पूरा नहीं, ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, मतलब जिसमें वो अपने खाने के लिए दूसरी चीज़ों पर भी निर्भर रहता है, पूरी तरीके से या फिर थोड़ा बहुत। ये दोनों क्वेश्चन, मतलब ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, वेयर डू प्लांट्स गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, मतलब फोटोसिंथेसिस में जो चीज़ें जरूरी हैं वो प्लांट को कहाँ कहाँ से मिलती है। तो ज़रूरी चीज़ों में एक वाटर होता है बच्चों, CO2 होता है, सनलाइट और क्लोरोफिल। वाटर उसको मिलता है सॉइल से, CO2 मिलती है एटमॉस्फेयर से, हवा से, सनलाइट सन से आ जाती है, और बचा क्लोरोफिल जो कि उसकी लीव्स में प्रेजेंट होता है। क्लियर है, ये सारे रॉ मटेरियल हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और क्लोरोफिल। चलिए, इसके अलावा 2 मार्क का क्वेश्चन जो मुझे लगता है आ सकता है वो है व्हाट इज़ द रोल ऑफ एसिड इन अवर स्टमक, मतलब हमारे स्टमक में जो एसिड प्रोड्यूस होता है उसका क्या रोल है हमारे डाइजेशन में, वो किस प्रकार हमारी हेल्प करता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट लग रहा है। तो क्या काम आता है, द एसिड प्रेजेंट इन स्टमक
प्रोवाइड्स एन एसिडिक मीडियम, वो हमारे स्टमक को एसिडिक मीडियम बना देता है बच्चों। इट एक्टिवेट द इनएक्टिव एंजाइम एंड हेल्प इन डाइजेशन, जिससे क्या होता है कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं हमारी बॉडी में जो एसिडिक मीडियम में ही काम करते हैं बच्चों, तो उस प्रकार के एंजाइम एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, उस टाइप के एंजाइम क्या हो जाते हैं बच्चों, एक्टिवेट हो जाते हैं एंड हेल्प इन डाइजेशन, और डाइजेशन में हमारी मदद करते हैं। क्लियर है? तो 2 मार्क के लायक ये क्वेश्चन बनता है। इसके नीचे एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। बच्चों ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी कर लीजिए आप। द फूड दैट वी ईट इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर। बच्चों जो आप खाना खाते हो ना वो कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है। कॉम्प्लेक्स क्या चीज़ है बच्चों, कॉम्प्लेक्स वो चीज़ें हैं जो हमारे शरीर में जाके छोटे छोटे टुकड़े, मतलब कॉम्प्लेक्स यानी बहुत बड़ा कोई मॉलिक्यूल होता है। हम जो खाना खाते हैं उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के भी कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं बच्चों जो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिनको हम कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं समझने के लिए। इट हैज़ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, डाइजेस्टिव एंजाइम ब्रेक डाउन दीज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं बच्चों वो इन बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ते हैं इनटू सॉल्युबल सिंपलर मॉलिक्यूलर, या मॉलिक्यूल कर लो मॉलिक्यूलर की जगह, इनटू सॉल्युबल सिंपलर मॉलिक्यूल्स, मतलब घुलने वाले सिंपल छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देते हैं, सो दैट दे कैन बी एब्जॉर्ब्ड बाय द वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन, जिससे कि वो हमारी इंटेस्टाइन की दीवारों से एब्जॉर्ब कर लिए जाएं। ठीक है, और इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होने के बाद वो पूरी बॉडी के सेल्स में चले जाते हैं और हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो डाइजेस्टिव एंजाइम एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बच्चों। किस प्रकार प्ले करते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सॉल्युबल सिंपलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करने का। चलिए बच्चों, 9th क्वेश्चन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, हो सकता है 4 मार्क्स में भी आ जाए, हो सकता है 2 में भी पूछ ले, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा भी है बट ज़्यादा बड़ा नहीं है, 2 मार्क में भी आ सकता है, ऐसा कोई इशू नहीं। क्वेश्चन 9, हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइंड टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। मतलब हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको कैसा बनाया गया है कि वो हमारे खाने को एब्जॉर्ब कर सके, जो डाइजेस्ट किया हुआ खाना होता है उसको सोख सके, एब्जॉर्ब कर सके। द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव फूड टेक्स प्लेस बाय द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब जो खाना डाइजेस्ट हो सके हमारे स्टमक से इंटेस्टाइन में बच्चों जब जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो दीवार होती है वॉल्स, वो ये काम करती है खाने को एब्जॉर्ब करने का। कैसे, द स्मॉल इंटेस्टाइन आर डिजाइन टू प्रोवाइड मैक्सिमम एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा जगह बनाते हैं खाने को एब्जॉर्ब करने के लिए, एंड इट्स ट्रांसफर इनटू द ब्लड, और खाने को उस ब्लड के हमारी बॉडी के ब्लड में ट्रांसफर करते हैं, फॉर इट्स सर्कुलेशन इन द बॉडी। फॉर दिस पर्पज द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली। मतलब इसके लिए क्या होता है, हमारी जो इंटेस्टाइन होती है ना उसके अंदर ऐसे कांटे जैसे नीडल के शेप के, फिंगर के शेप के कुछ चीज़ें होती है जिनको विली कहते हैं बच्चों। ये विली ही हमारे खाने को सोखती है, एब्जॉर्ब करती है। दिस विली इंक्रीज द एरिया ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस। मतलब ये विली क्या करते हैं, ऐसे फैल जाते हैं, जब ये खाना एब्जॉर्ब करते हैं तो ऐसे फैल जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, है ना, अपना सरफेस एरिया बढ़ा लेते हैं। द एब्जॉर्ब्ड फूड इज ट्रांसफर्ड टू ईच पार्ट ऑफ बॉडी बाय ब्लड वेसल्स। और ब्लड वेसल्स जो विलीज से जुड़ी होती हैं उनकी हेल्प से ये कहाँ पहुँचा दिया जाता है, पूरी बॉडी में चला जाता है। तो बच्चों ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है मुझे, आप ज़रूर करें इस क्वेश्चन को। अब कुछ नए पेज पर देखते हैं बच्चों क्वेश्चंस। मुझे लग रहा है 2 मार्क के लिए आप इतने क्वेश्चन करें काफ़ी है। अब हम 4 मार्क के क्वेश्चन की बात करते हैं, इसके अंदर से 4 मार्क का क्वेश्चन आना है। तो मैं 4 मार्क का क्वेश्चन बता दूं कि इस लेसन में से कौन सा इस बार आया हुआ है। तो बच्चों यहाँ से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। एक तो जाइलेम और फ्लोएम में अंतर पूछ लिया इन्होंने बच्चों। जाइलेम और फ्लोएम जो प्लांट के अंदर होते हैं, है ना, दोनों का डिफरेंस पूछ लिया था। और एक पूछा इन्होंने ब्लड और लिम्फ के बारे में, रक्त और लसिका में अंतर। ठीक है, ये वैसे ज़्यादा यूजुअल क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बच्चे इनकी तैयारी कम ही करते हैं, बट आए हैं इस बार। सो अब क्या करना चाहिए आपको, ये तो श्योर है बच्चों कि यहाँ पर कोशिश यही रहती है कि डिफरेंस वाला क्वेश्चन 4 मार्क्स में आता ही आता है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इस बार आप एटलीस्ट एरोबिक रेस्पिरेशन एनारोबिक कर लें, क्योंकि ज़्यादा चांस नहीं बनते हैं सेम क्वेश्चन आने के। ये क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत कम हैं,
आप थोड़ा सा पढ़ के चले जाएं इनको, बट एरोबिक और एनाएरोबिक जरूर पढ़ें। इसके आने के चांसेस अब बढ़ गए हैं, क्योंकि पहले एग्जाम में नहीं आए तो डेफिनेटली इसमें आएगा ये क्वेश्चन। तो क्या होता है एरोबिक एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, दोनों देख लेते हैं हम लोग। 4 मार्क्स में आता है, तो कम से कम 4 आपको रेडी करना होगा। तो पहला डिफरेंस, द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज एरोबिक। सिंपल सी बात है बच्चों, अगर इसका याद हो गया तो ये भी याद हो जाएगा। ऑक्सीडेशन होना है फूड का, लेकिन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होना है। यहाँ पर सेम काम होगा, ऑक्सीजन ऑफ फूड मटेरियल इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसको एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, इसको कहते हैं एरोबिक। ठीक है, फिर से सुन लो, द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मतलब जो खाने का जो फूड मटेरियल है उनका ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन मतलब टूटना होता है छोटे छोटे टुकड़ों में। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, तो उसको कहा जाता है नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है उसको एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस, यहाँ पर ग्लूकोज का पूरी तरीके से ऑक्सीडेशन हो जाता है, पूरी तरीके से ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाता है, बट यहाँ ऐसा नहीं होता है। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस। द प्रोसेस टेक्स प्लेस बोथ इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म, मतलब ये हमारे सेल्स की 2 जगहों पर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है बच्चों और साइटोप्लाज्म में भी होता है, और ये जो होल प्रोसेस है ये सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में होती है। यहाँ से 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं बच्चों, जबकि यहाँ से 2। बिग डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस है यहाँ पर। 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स, एटीपी मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी में एनर्जी का काम करते हैं बच्चों, और यहाँ पर 2 एटीपी। ठीक है, ऐसे 4 डिफरेंस, ठीक है, काफ़ी है। एक क्वेश्चन ये भी है, ये देख लो, ये क्वेश्चन आपसे 2 मार्क में भी पूछ सकते हैं। बताओ कैसे? आपको पूछ लेंगे व्हाट आर द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन के फाइनल प्रोडक्ट क्या होते हैं, क्या क्या बनता है, और इसकी रिएक्शन लिखो। तो ये काम आ सकती है आपको 2 मार्क में। दिस प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंट एज C6H12O6, जिसको ग्लूकोज कहते हैं। ऑक्सीजन से रिएक्शन करके CO2 और वाटर में टूट जाता है, और इतने किलो कैलोरी एनर्जी निकलती है। जबकि यहाँ पर क्या होता है, एनएरोबिक में क्या होता है, C6H12O6 है ना। ऑक्सीजन तो मिलेगी नहीं, तो ये चीज़ तो लिखना मत, बिना ऑक्सीजन के होने वाला है। तो ये अल्कोहल में टूट जाता है, साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और ओनली 21 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है। क्लियर है बच्चों? तो ये क्वेश्चन बहुत डिफरेंस है बच्चों। चलिए, एक डिफरेंस ये भी कर लो बच्चों आप, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में डिफरेंस आ सकता है, क्योंकि डिफरेंस तो आएंगे बच्चों। क्या डिफरेंस है रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस? इन दिस प्रोसेस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड आर ऑक्सीडाइज प्रोड्यूसिंग H2O एंड CO2। मतलब बच्चों के रेस्पिरेशन में क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर जो खाना हम लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो ब्रेक होते हैं, ऑक्सीडाइज होते हैं, और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, इन दिस प्रोसेस H2O एंड CO2 मतलब पानी और कार्बन डाइऑक्साइड आर सिंथेसाइज्ड फॉर्मिंग ग्लूकोज एंड O2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। इसके अंदर ये होता है कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है। ठीक है, दिस प्रोसेस इज डिस्ट्रक्टिव, ये डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, मतलब टूटने की प्रोसेस है, और दिस प्रोसेस इज कंस्ट्रक्टिव, ये बनने की प्रोसेस है। दिस रिएक्शन कैन अकर इन लाइट एज वेल एज इन डार्क, ये दोनों जगह हो सकती है। लाइट में मतलब सन की प्रेजेंस, सॉरी लाइट के प्रेजेंस में भी हो सकती है और अंधेरे में भी हो सकती है। बट दिस रिएक्शन कैन अकर्स ओनली इन सनलाइट, ये सनलाइट के प्रेजेंस में ही होती है। इन दिस प्रोसेस एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम फूड, खाने से एनर्जी निकलती है। इन दिस प्रोसेस एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फूड, और यहाँ खाने के फॉर्म में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है बच्चों। तो ये दोनों का डिफरेंस है। इसके अलावा बच्चों 4 मार्क्स में कोई डायग्राम भी आ सकता है, तो ये तो वेरी कॉमन है, आपको सभी ने बोल दिया होगा हार्ट का डायग्राम कर लो। ठीक है, हार्ट के डायग्राम की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। डायग्राम में कुछ खास नहीं है, आप समझ ही गए होंगे, डायग्राम तो आपको बनाना पड़ता है। लिम्फ और ब्लड में डिफरेंस आ चुका है, तो मैं नहीं सलाह दूंगा आपको करने की।
और ये एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इसकी भी तैयारी कर सकते हो आप चाहो तो डायग्राम के रूप में, है ना। और ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। कोई भी 2 डायग्राम की प्रैक्टिस कर लें, है ना, इन तीनों में से, तो आपको इजीली आ जाएगा। दूसरा जो मेन डिफरेंस है बच्चों वो है हमारा आर्टरीज और वेन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बच्चों, बहुत समय से एग्जाम में नहीं आया है, तो मेरे हिसाब से इसके आने के 110% चांसेस है। कर लीजिएगा आप इसको। क्या है ये आर्टरीज और वेन क्या है? एक प्रकार के 2 वेसल होती हैं, ब्लड वेसल हमारे शरीर के अंदर बच्चों, जो ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती है और हार्ट के पास लाती हैं, ठीक है। आर्टरीज क्या होती हैं? द वॉल्स ऑफ आर्टरीज आर इलास्टिक एंड थिक, मतलब आर्टरीज की जो दीवारें होती हैं, आर्टरी क्या समझ रहे हो बच्चों? आर्टरी एक टाइप से पाइप है, जैसे पाइप नहीं होता हमको पानी देने का पाइप, उस टाइप के पाइप को कह सकते हो आर्टरीज, जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड को फ्लो करने में काम आती है, ठीक है। थोड़ा सा एजम्पशन करो, समझ जाओगे। तो जो आर्टरीज होती है ना, वो थोड़ी मोटी होती हैं, थिक होती हैं, है ना, और उसकी जो दीवारें हैं वो इलास्टिक है। इलास्टिक मतलब ऐसे छोटी बड़ी हो सकती हैं ब्लड के प्रेशर के हिसाब से। सो द वॉल ऑफ वेन इज थिन, दीवारें पतली होती हैं बट इलास्टिक होती हैं। ल्यूमेन ऑफ आर्टरी इज नैरो, मतलब ल्यूमेन यानी कह सकते हैं बच्चों आगे का ऐसा क्रॉस सेक्शन कह सकते हैं इसको, कि ल्यूमेन जो होता है वो थोड़ा सा पतला होता है। ल्यूमेन ऑफ द वैन इज वाइड, और इनका ल्यूमेन जो होता है वाइड होता है, जैसे पाइप की गोलाई देखते हैं ना, उसको कह सकते हैं आप ल्यूमेन। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब ये क्या करते हैं, हमारे हार्ट से ब्लड को दूर ले जाते हैं, तो वो ब्लड ऑक्सीजन वाला होता है। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द आर्टरीज दे आर विजिबल एज रेड, क्योंकि इनके अंदर हीमोग्लोबिन होता है तो ये लाल कलर की दिखती है, रेड। एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ CO2 इन द ब्लड इन द वेन्स एज दे आर विजिबल एज ब्लू, और ये वो ब्लड होता है जो वापस आता है हमारे हार्ट में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ के जाता है। तो ये जो है ये CO2 कंटेन करे होता है, इसके अंदर CO2 प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से वो ब्लू दिखते हैं। वॉल्व्स आर एब्सेंट इन दिस आर्टरीज, इसमें वॉल्स नहीं होते, और वॉल्स आर प्रेजेंट इन द वेन्स, और यहाँ पर वॉल्व प्रेजेंट होते हैं बच्चे, जो ब्लड को पीछे नहीं वापस जाने देते। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है इन दोनों में, कर लीजिएगा, आपको काम आएंगे, ठीक है। इसके अलावा ब्लड के फंक्शन ज़रूर करना बच्चों, ये आपको काम आ सकते हैं, फंक्शन ऑफ ब्लड, क्योंकि इस क्वेश्चन इस बार भी 2 मार्क्स में क्वेश्चन आया, हो सकता है 2 आपसे 2 फंक्शन पूछ लें ब्लड के। इस बार पूछा था आपसे ब्लड की कमी से क्या हो सकता है, यहाँ पर आपसे ब्लड के काम पूछ सकते हैं। तो ब्लड के क्या फंक्शन है बच्चों, कोई भी 4 कर लेना। मेन फंक्शन ऑफ ब्लड है इट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द टिश्यू, ये हमारे लंग्स से ऑक्सीजन को टिश्यू तक ले जाता है। ब्लड ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू द लंग फ्रॉम वेयर इट एक्सपेल्स आउट, मतलब ये टिश्यू से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है उसको वहाँ से लेकर हमारे लंग्स तक वापस लाता है, जिससे हम लोग हमारी सांस के थ्रू उसको बाहर भेज सकें। Many waste products are transported to the kidney for removal of the body through blood, मतलब हमारी किडनी से बहुत सारे वेस्ट मटेरियल हमारे शरीर से बाहर निकालने के लिए ब्लड का यूज़ करते हैं। डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो खाना बनता है बच्चों, जो डाइजेस्ट होके जो एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इसी ब्लड की हेल्प होती है ना। डिफरेंट ऑर्गन बाय द हेल्प ऑफ ब्लड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बच्चों, क्लियर है बच्चों। और आज का लास्ट क्वेश्चन जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, वो है व्हाट इज़ द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड, खाने के पचने में सलाइवा का क्या रोल है बच्चों। द सलाइवरी ग्लैंड सिचुएटेड इन द माउथ सीक्रेट सलाइवा विच मिक्सेस with the food and make it soft and sticky due to which it moves easily, मतलब क्या है, जो हमारी बॉडी में सलाइवरी ग्लैंड होती है उनसे निकलती है सलाइवा, है ना। पानी जो मुंह में आता है ना बच्चों आपके किसी चीज़ को देखकर, वही सलाइवा होती है। सलाइवा जो है विच मिक्सेस विथ द फूड, वो खाने में मिक्स होती है
मेक्स इट सॉफ्ट, उसको थोड़ा सा मुलायम बनाती है, थोड़ा सा चिपचिपा बनाती है, ड्यू टू विच इट मूव इजीली, जिससे कि वो हमारे फूड कैनाल में से आसानी से नीचे हमारे पेट तक जा सके। मोर इम्पोर्टेंट इज दैट द सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम, इसके अंदर एक एंजाइम होता है बच्चों जिसका नाम होता है सलाइवरी अमाइलेज, कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेज, दैट ब्रेक्स डाउन स्टार्च विच इज़ अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव सिंपलर शुगर। मतलब जो स्टार्च, जो खाना होता है हमारे, कार्बोहाइड्रेट होता है एक टाइप का स्टार्च, उसको कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को तोड़ता है सिंपलर शुगर में। दिस इज वाई स्टार्च प्ले अ मेजर रोल इन द डाइजेशन ऑफ फूड। मतलब यहाँ स्टार्च लिखा गया गलती से, यहाँ सलाइवा कर लो। दिस वे सलाइवा प्ले अ मेजर रोल इन द डाइजेशन ऑफ फूड, ये सलाइवा वर्ड लिख लेना यहाँ पर। दिस वे सलाइवा प्लेस अ मेजर रोल इन द डाइजेशन ऑफ फूड। इस तरीके से सलाइवा हमारे बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क करती है बच्चों। तो बच्चों ये हो गया हमारा लेसन नंबर 6। 7 लेसन जो है बच्चों कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, इसमें सिर्फ आपको क्या करना है, MCQs करना है, जिसका वीडियो हमारा बना हुआ है तो उसको देख लीजिएगा। लेसन 8 पे चलते हैं जो कि है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ऑर्गेनिज्म कैसे आप अपने नए बच्चों को जन्म देते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, उसको हम देखने वाले हैं। तो बच्चों इसमें भी कुछ क्वेश्चंस मैंने अंडरलाइन किए हैं जो बताता हूँ मैं आपको। जैसे पॉलिनेशन, सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन का डिफरेंस अगर कर लेंगे तो 2 क्वेश्चन रेडी हो जाएंगे। एक तो सेल्फ पॉलिनेशन रेडी हो जाएगा, एक क्रॉस पॉलिनेशन रेडी हो जाएगा। और पॉलिनेशन की डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं कि पॉलिनेशन एक्चुअल में होता क्या है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ स्टामेन टू स्टिग्मा ऑफ पिस्टल इज नोन एज पॉलिनेशन। मतलब कुल मिला के मेल, जो फ्लावर्स में जो मेल पार्ट होता है, मेल गैमेट होता है ना, ठीक है, जिस पोलन ग्रेन कहते हैं उसको, उस पोलन ग्रेन को अगर आप स्टिग्मा तक पहुंचाना चाहते हैं तो उस स्टेप को पॉलिनेशन कहा जाता है। ठीक है, ये 2 तरह का होता है, एक सेल्फ और एक क्रॉस। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब द प्रोसेस अकर्स ओनली इन बाइसेक्सुअल फ्लावर, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन सिर्फ उसी फ्लावर में होता है, ठीक है, जिसके अंदर दोनों प्रकार के गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब मेल फीमेल दोनों एक ही फ्लावर में होते हैं, जिसको कहते हैं बाइसेक्सुअल, उसी के अंदर ऐसा हो सकता है। द पोलन ग्रेन्स ऑफ द फ्लावर रीच टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, मतलब उसी फ्लावर के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक जाते हैं, जबकि यहाँ पर ये अलग होता है। द पोलन ग्रेन्स फॉल इन द स्टिग्मा ऑफ द अदर फ्लावर बट ऑफ द सेम स्पीसीज, लेकिन उसी तरीके से होना चाहिए। नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, यहाँ पर पोलन ग्रेन के जाने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है, और यहाँ पर एक कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है बच्चों। एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक कैसे जाया जाएगा, हवा की मदद से होता है, बहुत बार पानी की मदद से होता है, कोई कीड़े भी अपने साथ ले आते हैं, एनिमल के साथ से भी ऐसा हो सकता है। सो एनी मीडियम लाइक एयर, वाटर, इंसेक्ट और एनिमल इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स। कोई दिक्कत बच्चों इसमें? आई थिंक नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। तो सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन में डिफरेंस आने के चांसेस है बच्चों। इसी के साथ ही 2 मार्क्स का एक और क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि जो आ सकता है, उसका नाम है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्या है बच्चों? व्हाट इज मीन्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन? ठीक है, ये भी एक टाइप का रिप्रोडक्शन का मीडियम होता है, प्लांट के अंदर होता है। When new plants are produced artificially from the mother plant by various methods of multiply them from roots, stem or leaves, then this process is called vegetative propagation। मतलब इसके अंदर बच्चों यहाँ पर नए प्लांट बनते हैं, लेकिन प्लांट के किसी न किसी हिस्से से बनाए जाते हैं, आर्टिफिशियली फ्रॉम मदर प्लांट बाय वेरियस मेथड्स। ठीक है, जैसे कि हम कहीं कहीं आपने देखा होगा रूट्स को गाड़ दिया जाता है, कहीं कहीं आपने फ्लावर जैसे कि रोज़ में देखा है, उसकी स्टेम को काट के लगा दो तो नया पौधा बन जाता है, कभी कभी पत्तियों से नए पौधे बन जाते हैं। इस प्रोसेस को वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं बच्चों। ठीक है,
इसके बाद क्वेश्चन है हाउ डज द बाइनरी फिजन डिफर फ्रॉम मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन मल्टीपल फिजन में क्या डिफरेंस है बच्चों? देखो फिजन का मतलब होता है टूटना बच्चों, है ना। तो इन बाइनरी फिजन, बाइनरी का मतलब दो, तो दो टुकड़ों में टूटने को बाइनरी फिजन कहते हैं। इन बाइनरी फिजन द पेरेंट ऑर्गेनिज्म, जिससे कि नई चीज बनती है, स्प्लिट और डिवाइड टू फॉर्म टू न्यू ऑर्गेनिज्म, मतलब इससे जो पुराना कोई सेल था, पुराना कोई ऑर्गेनिज्म था, वो दो टुकड़ों में टूटता है सिर्फ, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड अ मल्टीपल फिजन द पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म, जो जिससे नई चीज़ें बनने वाली हैं, स्प्लिट्स और डिवाइड टू फॉर्म मेनी न्यू ऑर्गेनिज्म, उससे बहुत सारे नए ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर बच्चों एक स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, यहाँ पर अमीबा लिखा होना चाहिए। अमीबा रिप्रोड्यूसेस बी द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन। अमीबा जो होता है बच्चों, अमीबा आपने नाम सुना होगा, ठीक है, वो किसकी मतलब वो कौन सी प्रोसेस यूज़ करता है? बाइनरी फिजन करता है। वेरस द मलेरियल पैरासाइट, जो मलेरिया का पैरासाइट होता है, जिसको प्लाज्मोडियम कहते हैं, रिप्रोड्यूसेस बाय द प्रोसेस ऑफ मल्टीपल फिजन, वो मल्टीपल फिजन का यूज़ करता है। बच्चों अमीबा की स्पेलिंग यहाँ लिख देता हूँ ऊपर में आपके लिए। अमीबा, अमीबा जो होता है वो इसकी हेल्प से करता है, कौन से? बाइनरी फिजन की हेल्प से। ये सेल्फ पॉलिनेशन है बच्चों। वैसे तो मैंने यहाँ पर दोनों की डिफरेंस करवा दी है, फिर भी एक बार पढ़ लो डेफिनेशन, थोड़ा सा आइडिया रहेगा। तो क्या होता है बच्चों, पॉलिनेशन का मतलब ही सिर्फ इतना सा बच्चों कि पोलन ग्रेन जो होते हैं वो मेल के गैमेट होते हैं। फ्लावर में भी मेल फीमेल होता है बच्चों। तो व्हेन द पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ स्टामेन आर ट्रांसफर्ड टू स्टिग्मा ऑफ पिस्टल, मतलब ये स्टिग्मा में जाते हैं, जो कि पिस्टल नामक पार्ट होता है फ्लावर का, उसका हिस्सा होता है, ये लेडी पार्ट होता है। देन दिस प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सेम फ्लावर, ध्यान रखना, सेम फ्लावर को सेल्फ पॉलिनेशन, अगर इसी की जगह में अदर फ्लावर लिख दूँ तो वो क्रॉस पॉलिनेशन, सिर्फ इतना था डिफरेंस है। सेम फ्लावर तो सेल्फ पॉलिनेशन, अदर फ्लावर तो क्रॉस्ड पॉलिनेशन हो जाएगा। वाई इज रिप्रोडक्शन नेसेसरी, ये क्वेश्चन इस बार आ ही चुका है, तो बहुत कम चांसेस इसके आने के, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ क्वेश्चन मैंने बताए हैं। इसके अलावा आप पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में भी डिफरेंस कर सकते हैं, 2 मार्क्स में आ सकता है। क्या होता है ये? इन पॉलिनेशन पोलन ग्रेन्स फ्रॉम स्टामेन आर ब्रॉड टू द स्टिग्मा, यहाँ पर पोलन ग्रेन जो होते हैं स्टामेन से स्टिग्मा में पहुँचते हैं। इन फर्टिलाइजेशन मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज, और फर्टिलाइजेशन में एक मेल का और फीमेल के जो गैमेट होते हैं वो आपस में फ्यूज होते हैं। एट द एंड ऑफ दिस प्रोसेस 2 मेल गैमेट आर फॉर्म्ड, तब यहाँ से 2 मेल गैमेट बनते हैं। एट द एंड जाइगोट इज फॉर्म्ड, और यहाँ से जाइगोट बनता है। बच्चों 2 डिफरेंस काफ़ी है, क्योंकि 2 ही मार्क्स में आने वाला है। इसके अलावा सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है? ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है बच्चों? गैमेट्स आर फॉर्म्ड बाय म्योटिक डिवीजन, सो दे कंटेन हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इनके अंदर आधे नंबर होते हैं क्रोमोसोम के। गैमेट्स आर फॉर्म्ड आइदर बाय अमायोटिक और मायोटिक डिवीजन, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टफ सा लग रहा है मुझे इसकी भाषा देख के आप लोगों के लिए, तो इसको आई थिंक ना करें तो ठीक है। हाँ, ये थोड़ा इजी है आप लोगों के लिए। बोथ मेल एंड फीमेल सेक्सेस आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस, यहाँ पर दोनों प्रकार के सेक्स होना चाहिए, मेल और फीमेल। ओनली 1 इंडिविजुअल इज रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोडक्शन, इसमें कोई भी एक टाइप की चीज़ से भी, एक टाइप के मेल्स हो या फीमेल हो, वो अकेले ही इसे काम कर लेते हैं। थर्ड, ऑफ स्प्रिंग आर जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट ऑर्गेनिज्म, जो इनके ऑफ स्प्रिंग यानी जो बच्चे होते हैं, मतलब इनकी अगली जनरेशन होती है, वो जेनेटिकली मतलब जेनेटिक होते हैं बच्चों, जेनेटिक जिसमें अपने पास हमारे पेरेंट्स के गुण होते हैं कि नहीं होते हैं, तो जेनेटिकली अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं उनके पेरेंट्स से, है ना, नॉट कम्प्लीटली बट फिर भी होते हैं। बट ऑफ स्प्रिंग आर जेनेटिकली सेम एज दैट ऑफ पेरेंट, लेकिन यहाँ पर असेक्सुअल में जो नए प्लांट या कोई नई चीज़ें होती है वो बिल्कुल सेम होती हैं, बहुत ज़्यादा सेम होती है बच्चों। क्लियर है?
ठीक है। बच्चों बड़ा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इसलिए मैं छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पूछा है, यहाँ एक बड़ा सा क्वेश्चन दिया है जो कि 5 मार्क्स में आने के चांस है। ड्रॉ द नीट एंड लेवल डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये तो आएगा नहीं। राइट द फंक्शन ऑफ ओवरी एंड ओविडक्ट। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं 2 मार्क्स में कि ओवरी और ओविडक्ट का क्या काम है, ओवरी क्या काम आती है ना। तो फंक्शन ऑफ ओवरी एंड ओविडक्ट, ओवरी के पहले समझ लो, 2 फंक्शन समझ लो। 2 ovaries are present at the lower side of abdominal cavity. Ovum is formed in it। मतलब कुल मिला के ओवरी का काम होता है कि उसके अंदर ओवम यानी एग्स बनते हैं, ठीक है। और ओविडक्ट, इट इज द थिन एंड कॉइल्ड ट्यूब विच जॉइन द यूटेरस एंड ओवरी। इट पासेस द ओवम इनटू द यूटेरस। ये ओवम को क्या करती है, यूटेरस के अंदर भेजती है। ओवम यानी अंडों को यूटेरस के अंदर भेजती है। एंड प्रोवाइड प्लेस फॉर फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के लिए जगह देती हैं। तो बच्चों यहाँ मेरे हिसाब से इतने ही क्वेश्चन काफ़ी है आपके लिए 2 मार्क्स में, है ना। हेरिडिटी इवोल्यूशन वाला जो लेसन है ये करते हैं। सिर्फ हेरिडिटी आ रहा है, इवोल्यूशन तो हट चुका है बच्चों आपको सिलेबस से। सबसे पहला क्वेश्चन था डिफाइन हेरिडिटी, जो इसी साल पूछा गया है, आपको पढ़ लीजिए, छोटा सा है। द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर और ट्रेड्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड हेरिडिटी। इसको हेरिडिटी कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, व्हाट इज क्रोमोसोम, ये आपसे पूछ सकते हैं। डायग्राम तो मुश्किल है बच्चों, नहीं आएगा। 2 फंक्शन भी पढ़ लेते हैं, 2 काम और क्या होते हैं। तो क्रोमोसोम क्या होता है बच्चों, एक थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर होता है। अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ मोस्ट लिविंग सेल। मतलब एक धागे जैसा, थ्रेड के जैसा स्ट्रक्चर होता है किसका, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का, विच इज़ फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ मोस्ट लिविंग सेल। वो लिविंग सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है। कैरिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ जेन्स, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन लेकर चलता है अपने साथ, किसके फॉर्म में, जेन्स के फॉर्म में। क्या काम है इसके, फंक्शन यानी होते हैं काम बच्चों। तो क्रोमोसोम के काम या फंक्शन क्या है, दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन हेरिडिटी, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोटीन सिंथेसिस इन एक्टिविटी। मतलब प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए जरूरी होते हैं बच्चों बॉडी में। न्यू सेल्स आर प्रोड्यूस बाय द रिप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के रिप्लिकेशन से नए सेल बनते हैं। तो ये 2 मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है बच्चों इसके। क्लियर है। वाई मेंडल सेलेक्टेड अ पी प्लांट फॉर इस एक्सपेरिमेंट। इस साल ही पूछा था इन्होंने, इस बार ये क्वेश्चन आया हुआ है 2 मार्क्स के अंदर कि क्यों उन्होंने सेलेक्ट किया इसको, पी प्लांट को। तो 2 रीज़न कोई से भी याद कर लेना। पी प्लांट कैन बी ग्रोन इजीली एवरीवेयर, हर जगह उग सकता है। इट इज़ एनुअल प्लांट ऑफ स्मॉल लाइफ साइकिल, मतलब साल भर चलता है और लाइफ साइकिल बहुत कम होती है। इट इज़ बाइसेक्सुअल एंड सेल्फ पोलिनेटेड, ये ज़्यादा अच्छे से कर लोगे तो काम की चीज़ है। इट हैज़ मैनी कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर, ये भी अच्छा है, ये 2 कर लो आप तो ज़्यादा बेटर है। तो इसके अलावा मेंडल के लॉ आने का चांसेस है 2 मार्क्स में, मेंडल लॉ पूछ सकते हैं आपसे। तो मेंडल के लॉ का लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है। सो व्हेन पेरेंट्स ऑफ 2 डिसिमिलर कैरेक्टर, मतलब पेरेंट्स जो 2 अलग अलग कैरेक्टर वाले हैं, आर क्रॉस्ड, जब उनको क्रॉस किया जाता है, देन हाइब्रिड ऑफ स्प्रिंग आर ऑब्टेन, तो उनसे हाइब्रिड ऑफ स्प्रिंग मिलते हैं। इन द फर्स्ट जनरेशन F1 द डोमिनेंट कैरेक्टर बिकम विजिबल एंड रिसेसिव कैरेक्टर आर हिडन। मतलब जो चीज़ें ज़्यादा क्या कह सकता हूँ बच्चों, जो डोमिनेंट चीज़ें हैं, जो मेन चीज़ें मानी जा सकती है, जिनको कहा जाता है डोमिनेंट यानी मेन कह सकते हो, वो चीज़ें पहली जनरेशन में दिख सकती हैं। और जो मेन नहीं है, जो रिसेसिव है, जो कि डोमिनेंस नहीं है, जो उसको आगे तक लेके नहीं जा सकते हैं, वो कैरेक्टर हाइड हो जाते हैं, हिडन हो जाते हैं। एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ जाओगे बच्चों। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 2 ट्रेट हैं, ये TT और ये स्मॉल TT है।
जब इनको क्रॉस किया जाता है तो 4 चीज़ें बनती हैं, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, ठीक है। इधर भी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। 4 कंडीशन हो गई, ठीक है। अब इनमें से क्या होगा, अगर मेन कंडीशन आपकी डोमिनेंस, अगर ये डोमिनेंट है तो हर जगह आपको मेन चीज़ टी ही मिलेगा, मतलब टॉल ट्री। कहने का मतलब है कि बड़े बड़े प्लांट बनेंगे। अगर डोमिनेंस प्रॉपर्टी टॉल ट्री है, ये स्मॉल टी है, तो स्मॉल टॉल ट्री अगर डोमिनेंट प्रॉपर्टी है तो सारे प्लांट कैसे बनेंगे, टॉल बनेंगे, क्योंकि ठीक है। तो ये था आपका काम। सेक्स डिटर्मिनेशन वाला क्वेश्चन पूछ सकते हैं 2 मार्क्स में, मेल और फीमेल गैमेट वाला, है ना। तो आपको पता ही होगा मेल्स के अंदर क्या होते हैं, एक्स और वाई होते हैं, फीमेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्स और एक्स होते हैं। जब एक्स एक्स मिलते हैं तो क्या होता है बच्चों, बताइए। एक्स एक्स मिलते हैं तो गर्ल्स बनती है, और वाई एक्स मिलते हैं तो बॉय बनता है, ठीक है। इसके अलावा मेंडल के कुछ और भी लॉ हैं, जैसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये भी पूछ सकते हैं 2 मार्क्स को, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा कुछ इसमें बता नहीं रहा हूँ आपको, छोटे क्वेश्चन ही आएंगे। मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है, दिस लॉ स्टेट्स दैट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट ईच जेन सेपरेट फ्रॉम ईच अदर सो दैट ईच गैमेट कैरीज ओनली 1 एलाइल फॉर ईच जेन। मतलब ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, गैमेट जब बनते हैं, ईच जेन सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, जो दोनों जनरेशन जो आती हैं मेल और फीमेल से, वो दोनों जेन क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। सो दैट ईच गैमेट कैरीज ओनली 1 एलाइल फॉर ईच जेन, इसलिए हर एक के पास एक ही जेन होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा बच्चों आपसे डीएनए के फंक्शन पूछ सकते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। फंक्शन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए। डीएनए कैरीज द हेरिडिटी कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। डीएनए के अंदर क्या होती है बच्चों, हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक होती है, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जाने में काम, मतलब को पहचानने में काम आ सकती है। डीएनए प्रोड्यूस वेरियस टाइप ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये बहुत अलग अलग प्रकार के राइबोन्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। डीएनए कंट्रोल ऑल द मेटाबॉलिक एंड बायोटिक एक्टिविटी ऑफ सेल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मतलब ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तरीके से मेटाबॉलिक और बायोटिक एक्टिविटीज़ को हमारे बॉडी के अंदर कंट्रोल करते हैं। सो क्लियर है बच्चों, यहाँ पर आज ये वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ, है ना। जितने क्वेश्चंस मैंने बताए हैं वो देख लीजिएगा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, और डीएनए कॉपीइंग वाला वो जरूर कर लेना आप लोग। इसमें इसका आंसर नहीं दिया है, बट मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, डीएनए कॉपीइंग क्यों एसेंशियल है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए, है ना। बुक्स में दिया हुआ है, वाई डीएनए कॉपीइंग इज एसेंशियल पार्ट, ठीक है। बस ये क्वेश्चन और कर लीजिए, तो इतने में आपको आई थिंक कि जो जो क्वेश्चन आने लायक है मैंने सब आपको बता चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी के साथ इन सारे लेसन्स के जो MCQ वाले वीडियोज़ हैं वो हम लोगों ने चैनल पर डाल रखे हैं, उनको ज़रूर आप देख लीजिएगा बच्चों। क्लियर है, चलिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करें। नेक्स्ट वीडियो जल्दी दूंगा जिसमें आपको फिजिक्स का सारा पार्ट मिल जाएगा।